हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 10 सिविल प्रोसीजर कोड को स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 10 स्टे ऑफ सूट के बारे में बात करता है, जिसको हम रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं। सीपीसी के कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि लॉयर्स का रिक्वायर्ड है और एकेडमिक अप्रोच जो एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए स्टूडेंट्स का रिक्वायर्ड है, तो दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए आज हम सेक्शन नंबर 10 सीपीसी को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 10 स्टे ऑफ सूट। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेस सब जुडिस। द टर्म रेस सब जुडिस is discussed in section number 10 of Civil Procedure Code. In order to know the real meaning of res sub judice, we should try to divide the word into two different parts. First word is res and second one is sub judice. Res means a matter, or in the legal terms we can say subject matter, and as far as sub judice means, it means pending. So if I combine these two words, res plus sub judice, it becomes res sub judice, which means matter is pending, or I can say that where any matter is pending. So this is the general meaning of word res sub judice. Now let me try to evaluate the legal meaning which is actually mentioned in section number 10 of CPC. Instead of reading out the section, I would like to give more emphasis on the essential elements of res sub judice. क्योंकि अगर आप किसी भी डेफिनेशन का मीनिंग समझना चाहते हैं, अगर आपको उसकी एसेंशियल कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसका कंप्लीट और ट्रू मीनिंग डिराइव नहीं कर सकेंगे। आप लोगों के इजी लर्निंग के पर्पस के लिए मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक वर्ड रेस सब जुडिस है, हम उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई भी मैटर दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी पेंडिंग है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज के बीच में अगर कोई भी फर्दर लिटिगेशन अराइज किया जाता है या कोई भी ट्रायल कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, उस सब्सिक्वेंट ट्रायल के साथ कंटिन्यू नहीं करेगी, रादर उस सब्सिक्वेंट सूट में जो ट्रायल है उसको स्टे कर देगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। You can assume that there are two parties, party A and party B. Party A lives in Delhi and party B lives in Mumbai. Now party A, who lives in Delhi, he files one suit in Delhi itself for the possession of a property, right? And that during the pendency of this suit, B files another suit in Mumbai with respect to same cause of action relating to same property. अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस ये कहता है कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कोर्ट में पेंडिंग है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज के बीच में जो फर्दर या सब्सिक्वेंट सूट है उसको ट्रायल को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उस सूट को स्टे कर दिया जाएगा। तो यानी कि बी ने जो सब्सिक्वेंट सूट मुंबई में फाइल किया है ऑन द सेम प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो ऐसा सूट कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उसको स्टे कर दिया जाएगा। अब हम सेक्शन नंबर 10 के एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे कि सेक्शन नंबर 10 को अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल कंडीशंस हैं जो हमको अप्लाई करनी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट एसेंशियल है वो ये है कि सेक्शन नंबर 10 सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर अप्लाई होता है जो लीगली मेंटेनेबल होते हैं, यानी कि जो सूट्स लीगली मेंटेनेबल सूट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पर सेक्शन नंबर 10 अप्लाई होता है। अदरवाइज
जो लीगली मेंटेनेबल नहीं है उन पर सेक्शन नंबर 10 अप्लाई नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, 2 सूट्स होने चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और दूसरा सब्सिक्वेंट सूट। नेक्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जो दोनों सूट्स हैं उनकी जो पार्टीज हैं वो सेम होने चाहिए, या जो नेक्स्ट यानी कि सब्सिक्वेंट सूट में जो पार्टीज हैं या तो उनकी प्राइवेज होनी चाहिए या सेकेंड सूट में जो पार्टीज हैं वो पहली वाली पार्टीज के टाइटल के अंडर ही लिटिगेट कर रही हो। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जो मैटर है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में और सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए। अगर हम वर्ड डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू को ठीक से अगर नहीं समझ पाते तो हमें सेक्शन नंबर 10 का रियल मीनिंग समझ में नहीं आएगा और हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वर्ड डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू का मतलब ये हुआ कि वो मैटर्स जो डायरेक्टली उन मैटर्स के नेक्सस में हैं, डायरेक्टली उनसे रिलेटेड हैं और वो सूट के डिस्पोजल के लिए सब्सटैंशियल भी है। तो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली मींस वो सारे मामले जिनका डायरेक्ट नेक्सस सब्जेक्ट मैटर के साथ है और वो सब्सटैंशियली किसी मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम उनको बोलते हैं दीज मैटर्स आर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। इसी सीरीज में मैं ये भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो वो मैटर्स जिनको एक पार्टी अलेज करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है या एडमिट करती है, वो मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हो सकते हैं। इस इशू को समझने के लिए हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यानी कि जो सेक्शन नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में मेंशन किया है, हम उनका भी हेल्प ले सकते हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो प्लेंटिफ अपने प्लेंट में अपने केस के लिए अटैक का ग्राउंड बना सकता था या कोई डिफेंडेंट अपने आप को बचाने के लिए यानी अपने डिफेंस के लिए अपने ग्राउंड्स बना सकता था, ऐसे मैटर्स को भी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू माना जा सकता है। नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन ये कहती है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए, यानी कि वो कोर्ट ने डिसाइड ना किया हो, वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हो। मीनिंग देयर बाय जिस डेट पर सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया जाता है उस पर्टिकुलर डेट पर प्रीवियस सूट डिसाइड नहीं होना चाहिए, उस डेट पर प्रीवियस सूट पेंडिंग होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन ये कहती है कि ये जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट था वो किसी भी इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए केस पर्टिकुलर कोर्ट में पेंडिंग है और उसी कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट लेकर आया जाता है, या फिर इंडिया में कहीं पर भी किसी और कोर्ट में पेंडिंग हो सकता है। इंडिया से बाहर ऐसी कोर्ट्स जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है वहां पर पेंडिंग हो सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो सकता है। तो ऐसा पर्टिकुलरली कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेम कोर्ट में ही पेंडेंसी होनी चाहिए थी जहां पर सब्सिक्वेंट सूट लाया गया था, इवन किसी भी कोर्ट्स में वो पेंडिंग हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक खास बात यह है, यहाँ पर उन्होंने फॉरेन कोर्ट्स में पेंडेंसी के बारे में बात नहीं की है, तो आप अपने आप से यहाँ पर फॉरेन कोर्ट्स में पेंडेंसी के बारे में प्रिज्यूम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन नंबर 10 के कुछ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पेक्ट्स हैं, अब हम उनको टच करेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, फूलचंद मोतीलाल वर्सेस मानहर लाल, AIR 1973, पटना हाई कोर्ट का मामला है और पेज नंबर 196 में मेंशन किया गया है। इस मैटर में कोर्ट ने यह कहा है कि जहां तक सेक्शन नंबर 10 का सवाल है उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए हमारे पास फंडामेंटल टेस्ट क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल टेस्ट ये है कि अगर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट से जो डिसीजन आएगा वो सब्सिक्वेंट सूट में क्या रेस जुडिकाटा की तरह से एक्ट अपॉन करेगा
वो कहते हैं अगर हाँ तो ऐसे मैटर्स पर प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये कि इसमें सब्सिक्वेंट सेकेंड सूट बाहर नहीं है। सेकेंड सूट में होने वाला ट्रायल जो है वो बाहर है। मीनिंग देयर बाय कोर्ट जो स्टे करती है वो सब्सिक्वेंट ट्रायल को स्टे करती है, ना कि सब्सिक्वेंट सूट को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये सिर्फ सिविल मैटर्स में अप्लाई होता है। वो मैटर्स जिनकी नेचर सिविल नहीं होती उन पर प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होता। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हम इसका जो रिलीफ लेंगे वो कौन से स्टेज पर लेंगे, यानी कि कहां पर ये बार होगा। इस पॉइंट पर आपको एक लीडिंग केस याद रखना है, श्री राम तिवारी वर्सेस भोली देवी 1994 पटना 76। इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि नॉर्मली द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इज टू बी डिसाइडेड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट। यानी कि आपको प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा कि दोनों के जो मैटर्स हैं वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैं। यानी कि जब सब्सिक्वेंट सूट में कोई भी प्लेंट फाइल की जाती है, उसका रिटन स्टेटमेंट जब डिफेंडेंट फाइल कर देता है तो वहां पर यह बात एसर्टेन होगी कि बेसिकली ये मामला डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था या नहीं। इसीलिए नॉर्मली हम इसे रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद ही चेक कर पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हमेशा रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद ही सेक्शन नंबर 10 को इन्वोक करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेक्शन नंबर 10 को रिटन स्टेटमेंट को फाइल होने से पहले भी इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा नॉर्मली ये एडवाइसेबल होता है कि आप रिटन स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद ही इसे इन्वोक करें, ताकि कोर्ट को ये मालूम चल जाए कि एक्चुअल में मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है कि नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने है, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी डिक्री सेक्शन नंबर 10 के कॉन्ट्रावेंशन में पास की जाती है तो क्या ऐसी डिक्री नलिटी होती है। इस पॉइंट पर भी एक साइटेशन है, उस साइटेशन को नोट कीजिएगा। शियोपत रवि वर्सेस वारक चंद AIR 1919 लाहौर 294। तो बेसिकली इस साइटेशन में कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन नंबर 10 का जो नेचर है वो एक प्रोसीजरल नेचर है और पार्टीज ऐसे प्रोसीजरल नेचर को वेव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी डिक्री सेक्शन नंबर 10 के कॉन्ट्रावेंशन में पास की जाती है तो वो नलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, जो कि प्रैक्टिकल लॉयर्स को भी परेशान करता है, वो ये कि ये जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है ट्रायल, इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पॉइंट पर यह कहना है कि इसको हमें बहुत ही लिबरल कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि राइट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ अ सूट से लेकर जजमेंट और डिक्री के पास करने तक के स्टेज को हम ट्रायल बोल सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर सेक्शन नंबर 10। Hope you would have enjoyed this lecture. Keep on watching my other videos on CPC for the purpose of enhancing your knowledge. Thank you so much.